आप यकीन करेंगे कि आज का नेपाल कभी इतना बड़ा था कि उसका सीमा पूर्व में टिस्टा तक और पश्चिम में सतलज नदी तक मानी जाती थी। यानी आज के उत्तराखंड के हिस्से, गढ़वाल कुमाऊं का इलाका, हिमाचल की पहाड़ियां, सिक्किम के पश्चिमी हिस्से और तराई के बड़े भूभाग भी नेपाल का हुआ करता था। एक समय नेपाल के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माने जाते थे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर नेपाल इतना विशाल था तो आज उसका नक्शा इतना छोटा क्यों दिखता है? कहाँ टूटा नेपाल का विस्तार? किस मोड़ पर बदल गया पूरा इतिहास? और क्या ग्रेटर नेपाल सिर्फ एक भावनात्मक नारा है या सच में इतिहास का एक बड़ा अध्याय है? उसको जानना जरूरी है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे तथ्यों के साथ, बिना शोर के, बिना नफरत के और बिना किसी एजेंडे के। क्योंकि इतिहास का काम आग लगाना नहीं होता, इतिहास का काम रोशनी करना होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आप जो नेपाल हमें नेपाल के नक्शा दिखाई देता है, नेपाल हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं शताब्दी में यह पूरा इलाका कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 22 राज्य, 24 राज्य, अलग अलग पहाड़ी रियासतें, अलग अलग राजा, अलग अलग सीमाएं। यानी एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे सत्ता केंद्र कहे जाते थे। और यहीं से शुरू होती है उस आदमी की कहानी जिसने इस बिखरे हुए भूभाग को एक ताकतवर राज्य में बदलने का सपना देखा। उनका नाम है पृथ्वीनारायण शाह। गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने एक विजन देखा था। एक ऐसा नेपाल जो बिखरा हुआ न हो, कमजोर न हो, बल्कि एकजुट हो, संगठित हो और हिमालय की सबसे बड़ी शक्ति बन सके। 1768 में जब उन्होंने काठमांडू घाटी पर विजय हासिल की तो यह सिर्फ एक शहर जितना नहीं था, यह आधुनिक नेपाल की नींव थी। यहीं से नेपाल का एकीकरण शुरू हुआ और यहीं से नेपाल का विस्तार भी शुरू हुआ। लेकिन असली ताकत, असली सवाल यह है कि यह विस्तार कितना बड़ा था, क्योंकि यहीं से जन्म लेता है वह शब्द जो आज भी भावनाएं जगा देता है, ग्रेटर नेपाल। काठमांडू जीतने के बाद नेपाल सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद गोरखा शक्ति पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में बढ़ने लगी, तेज गति से बढ़ने लगी। पूर्व की तरफ नेपाल ने लिम्बुवान, किरात और सिक्किम के पश्चिम हिस्सों तक अपना प्रभाव बढ़ाया। इतिहास के कई वर्णनों में यह उल्लेख मिलता है कि इसी विस्तार के बाद नेपाल की पूर्वी सीमा टिस्टा नदी तक मानी जाने लगी। अब जरा इस बात को महसूस कीजिएगा कि आज जो टिस्टा नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भूगोल का हिस्सा मानी जाती है, एक समय वही नेपाल के विस्तार की चर्चा में थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ पूर्व में नहीं ऐतिहासिक में आता है, क्योंकि पश्चिमी की तरफ नेपाल का विस्तार और भी तेज, आक्रामक तरीके से ऐतिहासिक था। यही सामने आता है कुछ बड़े नाम, अमर सिंह थापा, भक्ति थापा और वे गोरखा सेनापति जिन्होंने नेपाल की सैन्य शक्ति को एक नई पहचान दी। नेपाल की सेना पश्चिम की ओर बढ़ी, कुमाऊं की ओर बढ़ी, गढ़वाल की ओर बढ़ी, देहरादून के इलाकों तक पहुंची और फिर आगे बढ़ते हुए सतलज की दिशा तक प्रभाव स्थापित करने लगी। 1790 के दशक से लेकर के 1800 के शुरुआती वर्षों तक नेपाल ने पश्चिमी हिमालय में एक जबरदस्त दबदबा बनाया। कुमाऊं, गढ़वाल, पहाड़ी किले, रणनीतिक दर्रे, नदी, घाटियां सब कुछ अपने कब्जे में लेने लगे। नेपाल सिर्फ जमीन नहीं ले रहा था, वह भूगोल पर नियंत्रण बना रहा था, वह सुरक्षा घेरा बना रहा था, वह एक पहाड़ी सामरिक शक्ति को बना रहा था। और यही वह समय था जब नेपाल को सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक उभरती हुई क्षेत्रीय शक्ति की तरह देखा जाने लगा था। कई ऐतिहासिक स्रोतों और वर्णनों में यह दावा मिलता है कि उस समय नेपाल का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी में टिस्टा से लेकर के पश्चिम में सतलज नदी तक माना जाता था। यही वह दौर है जिसे आज बहुत से लोग ग्रेटर नेपाल का चरम विस्तार कहते हैं। लेकिन इतिहास का सबसे कठोर नियम है कि जितनी तेजी से साम्राज्य फैलता है उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ने लगते हैं। यह तो सांसारिक नियम है। नेपाल के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे टकराव भी बढ़ने लगा। स्थानीय पहाड़ी राजवंश पहले से असहज थे, पश्चिम में दूसरी शक्तियां सक्रिय थी और सबसे बड़ी बात, अब नेपाल की टक्कर उस ताकत से होने वाली थी जो धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना पूरा कब्जा जमा रही थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से कहानी बदलती है। अब मामला सिर्फ विस्तार का नहीं था, अब मामला था टकराव का, अब मामला था सीमा का, अब मामला था रणनीति का और अस्तित्व का। साल आता है 1814, 1814, और यहीं से शुरू होता है एंग्लो नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध। कारण क्या था? सीमा विवाद, तराई के इलाके, बुटवल और आसपास के क्षेत्रों पर तनाव, प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई था, प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई और बढ़ती हुई राजनीतिक टकराहट। अब एक बार तस्वीर साफ देखिए कि एक तरफ नेपाल था, पहाड़ों में लड़ने का अनुभव रखने वाला, जुझारू, अनुशासित और अद्भुत साहस से भरा हुआ। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेहतर हथियार, अधिक सैनिक, ज्यादा पैसा, मजबूत सप्लाई सिस्टम और लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता के साथ। दोनों को देखिए, एक की कैसा है और दूसरा कैसा है। यानी यह सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह स्थानीय वीरता और औपनिवेशिक सैन्य मशीन के बीच की टक्कर थी। और यहीं पर गोरखा सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी के कायल हो गए। नाला पानी, जैथक और कई पहाड़ी मोर्चे जो आज भी याद किए जाते हैं। इन युद्धों ने एक बात साफ कर दी कि नेपाल छोटा हो सकता है, लेकिन उसका साहस छोटा कभी नहीं हो सकता। नाला पानी का युद्ध खास तौर पर इसलिए याद किया जाता है क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद गोरखा सैनिकों ने असाधारण प्रतिरोध किया। यही वो दौर था जिसने गोरखा वीरता को इतिहास में अमर कर दिया। और दोस्तों, यही मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि भारत और नेपाल के इतिहास को बिना नफरत, बिना एजेंडा और तथ्यों के साथ समझना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या ग्रुप ऐसे लोग हैं जो ग्रेटर नेपाल का नाम सुनते हैं लेकिन उसके बारे में असली कहानी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जानें। क्योंकि कुछ जानकारियां सिर्फ जानकारी नहीं होती, वे जिम्मेदारी होती हैं। अब वापस कहानी पर आते हैं। नेपाल ने युद्ध में साहस दिखाया, बहादुरी दिखाई, इतिहास में अपना नाम लिख दिया। लेकिन युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं जीते जाते। युद्ध जीतने के लिए चाहिए आधुनिक हथियार, लंबी रसद, आर्थिक ताकत, संगठित सप्लाई लाइन और लंबे समय तक लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। यही नेपाल कमजोर पड़ने लग गया था। ब्रिटिश सेना के पास बेहतर बंदूकें थी, तोप थी, अधिक सैनिक थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास समय और संसाधन दोनों थे। नेपाल के पास साहस था, ब्रिटिशों के पास साम्राज्य की मशीन थी। और धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि नेपाल को पीछे फिर आया वह क्षण जो सिर्फ एक समझौता नहीं था बल्कि नेपाल के इतिहास का निर्णायक मोड़ था, सुगौली संधि। युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो समझौता हुआ उसे हम सुगौली संधि के नाम से जानते हैं। इसका प्रारूप 1815 में तैयार हुआ और 1816 में यह प्रभावी रूप से लागू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल, इस संधि में नेपाल ने क्या खोया? नेपाल को अपने पश्चिमी विस्तार के बड़े हिस्सों से हाथ धोना पड़ा। कुमाऊं, गढ़वाल और काली नदी के पश्चिमी के कई इलाके उसके नियंत्रण से बाहर चले गए। पूर्व में मेची से तिस्ता तक का क्षेत्र, पूरा जो विस्तार के दौर नेपाल में के प्रभाव में आए थे, वह भी उसके हाथ से निकल गया। दक्षिण की तरफ तराई के कई महत्वपूर्ण हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए। यानी जो राज्य कुछ समय पहले तक तिस्ता से सतलज तक फैले प्रभाव की चर्चा में थी, वह अब एक बहुत छोटे भू राजनीतिक ढांचे में सिमट गया। यही कारण है कि ग्रेटर नेपाल की चर्चा आज भी सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं है, यह एक भावनात्मक स्मृति भी है। क्योंकि यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, यह स्मृति का सवाल है, यह राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, यह वीरता का सवाल है और यह उस कीमत का सवाल है जो इतिहास कभी कभी एक राष्ट्र से वसूल करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए कि ग्रेटर नेपाल को समझना और उसका इतिहास जानना एक बात है और उसे आज की राजनीति में भड़काऊ नारे की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। इतिहास हमें उकसाने के लिए नहीं होना चाहिए, इतिहास हमें समझदार बनाने के लिए होना चाहिए। नेपाल ने उस दौर में जो साहस दिखाया वो अद्भुत था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सिर्फ वीरता काफी नहीं होती है। युद्ध जीतने के लिए रणनीति भी चाहिए, कूटनीति भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए और समय पर सही निर्णय लेने की भी जरूरी होती है। शायद ग्रेटर नेपाल की पूरी कहानी हमें यही सबसे बड़ा सबक देती है कि कोई भी राष्ट्र सिर्फ तलवार से नहीं, दूरदर्शिता से टिकता है। और अब
सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्या ग्रेटर नेपाल को हमें सिर्फ खोए हुए भूभाग की कहानी की तरह देखना चाहिए या फिर इसे एक ऐसे ऐतिहासिक अध्याय की तरह समझना चाहिए जो हमें बताता है कि साहस, एकता, कूटनीति और समय पर लिए गए फैसले किसी भी राष्ट्र की दिशा को तय करते हैं। और एक दूसरा सवाल, क्या भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को अपने साझा इतिहास को विवाद की नज़र से देखना चाहिए या सीख, सम्मान और समझ की नज़र से? अपनी राय कमेंट में जरूर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं भारत नेपाल इतिहास, सीमाएं, संधियां, युद्ध और ऐसे छिपे हुए अध्यायों पर इसी तरह गहराई से और तथ्यों के साथ वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले कभी एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें भी विदा दीजिए। नमस्ते।